नमो नमः मित्रों, प्लीज़ संस्कृत से चैनल में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि आप लोगों को पता है, सीटेट की परीक्षा बहुत ही शीघ्र होने वाली है और उस परीक्षा में जिन अभ्यर्थियों ने संस्कृत सेकंड लैंग्वेज के रूप में चुना है, उनके लिए डेली प्रैक्टिस सेट यहाँ पर उपलब्ध कराए जाते हैं, जो कि शिक्षण और सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रश्नों का संग्रह होता है। अभी तक प्रैक्टिस सेट संख्या 1 और 2 उपलब्ध करा दिया गया है। आज प्रैक्टिस सेट संख्या 3 लेकर उपस्थित हूँ, जिसमें शिक्षण यानी पेडागोजी के प्रश्न रखे गए हैं। और आप यहाँ पर अपनी तैयारी को देख सकते हैं कि हमारी तैयारी कहाँ तक है, फटाफट रिवीजन के द्वारा। और इसके पश्चात आपको यदि लगता है कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करना चाहिए तो अवश्य कीजिएगा, अन्यथा आप मैटर देखते रहिए। और आज हम शिक्षण के प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुए हैं और उसको हम हल करेंगे। देखिए, प्रश्नों को हल करने का मेन लक्ष्य है कि अपना स्पीड मेंटेन करना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम टॉपिक बहुत ज़्यादा पढ़ लिए होते हैं, लेकिन प्रश्न ही हमारे जो है वहाँ पेपर हॉल में जब हम बैठते हैं तो प्रश्नों को हल करने में कठिनाई होती है। प्रैक्टिस सेट लगाने से आपका स्पीड मेंटेन होता है, प्लस प्रश्नों का प्रकार पता चलता है। बैक ईयर्स के प्रश्न सॉल्व करेंगे तो उसके द्वारा भी आपको काफ़ी लाभ होता है। तो सबसे पहले आप बैक ईयर्स के सारे प्रश्न सॉल्व कर लीजिए, कहीं से भी जहाँ से भी मैटर मिले वहाँ से सॉल्व करते चलिए। उसके अलावा और उसी के वो से बन उसी टाइप से जो प्रश्न अन्य लोग कई संस्थाओं में प्रैक्टिस सेट दिए जा रहे हैं, उनको भी हल करते चलिए, चाहे वो संस्कृत हो, चाहे हिंदी हो, पर्यावरण हो, ईवीएस हो, कुछ भी पर्यावरण हो अथवा सीडीपी हो, तो सारे प्रैक्टिस सेट को आप लगाते चलिए। हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करेंगे, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके पास नेट की भी सुविधा नहीं होती है। तो ऐसे बच्चों को ही ध्यान में रख करके हमने प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराने का प्रयत्न किया है। चलिए, पहला प्रश्न देखते हैं। पाठ्य विशेष कोऽपि छात्रः दुर्लभः चेत् अध्यापकत्वेन भवतः कर्तव्यं किं स्यात्। पाठ्य विषय में कोई छात्र दुर्लभ है मतलब कमज़ोर है, तो अध्यापक के रूप में भवतः आपका कर्तव्य क्या है कि आप अध्यापक हैं। कोई छात्र जो है वो अपने पाठ्य विषय में थोड़ा सा कमज़ोर है, तो दुर्बल है, तो आपका क्या कर्तव्य है, आपको क्या करना चाहिए उस छात्र के लिए, यही ये प्रश्न पूछ रहा है। तो सबसे पहले कह रहा है कि प्रत्येक विषयसु पृथक दौर्बल्यम अन्वेषणम। अरे भैया, मतलब प्रत्येक विषय का किसी विषय में, इसमें किसी विषय में कोई भी विषय में बताया गया, और यहाँ क्या दिया गया है ऑप्शन, प्रत्येक विषय के पृथक दौर्बलता को अन्वेषण करना चाहिए, खोज करना चाहिए। साल भर इसी में बीत जाएगा। घटिया ऑप्शन। चलिए, अगला प्रश्न दूसरा है ऑप्शन की तस्य विशिष्ट दौर्बल्य अन्वेषण, उसकी जो विशेष दुर्बलता है उसका अन्वेषण करना चाहिए। भाई, ये भी एक नंबर का बकवास ऑप्शन है, ये भी गलत हो जाएगा। प्रत्येक कारणम ज्ञातुम प्रयत्न, प्रत्येक कारणम ज्ञातुम, उसके कारण को जानने का प्रयास करना चाहिए। भाई, खाली कारण आपने जान लिया कि कमज़ोर क्यों है, हाँ ठीक है, कारण को सबसे प्रथम जाना। अगर यहाँ दिया गया होता कि क्या सर्वप्रथम क्या करना चाहिए, तो आप कारण को जानेंगे, लेकिन खाली कारण जान लेना ही आपका कर्तव्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर, आप चलिए अब नीचे देखिए, सीटेट की परीक्षा में आप चारों ऑप्शन पढ़िए। होता क्या है कि शुरू में आपको दो दो ऑप्शन सही लगते हैं, खासतौर पे शिक्षण में, तो आप ऊपर वाला ही सही टिक मार देते हो। ऐसा नहीं, पूरा पढ़िए और अंत में अगर उपयुक्त सभी है, दो ऑप्शन आपको सही लग रहे हैं तो उसको टिक करिए, अन्यथा जो आपको सबसे सटीक आंसर लग रहा है उसको टिक करिए। जैसे यहाँ पर देखिए, कारण तो जानना चाहिए 50% में, ठीक है, लेकिन नीचे क्या दिया गया है चौथे ऑप्शन में कि दुर्बलताम ज्ञात्वा तद दूरी कर तुम प्रयत्न। तो ये आपका ज़्यादा सही उत्तर लग रहा है कि दुर्बलता को जान करके और उसके पश्चात उसके दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। चलिए, अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है किमस्ति अध्यापकस्य छात्रेषु प्रमुख प्रभावोत्पादकम। क्या है अध्यापक का छात्रों में अपना प्रभाव उत्पन्न करने के लिए क्या उपयुक्त में से क्या उपयुक्त है, क्या उसको भय उत्पादन करना चाहिए। वैदुष्यम, क्या उसको अपनी विदुषा दिखाना, उसकी विदुषता, छात्र किसी शिक्षक की विदुषा या उसका भय उत्पन्न करना। छात्र में क्या प्रभाव उत्पादक है, यानी क्या आकर्षक होता है कि एक टीचर जो है वो छात्र के बीच में कौन सा टीचर, मतलब उसका क्या आकर्षण करता है छात्र को। तो चलिए, फिर कहा कि वैदुष्यम। अगला देखिए, परिधानम, मतलब कपड़ा, खूब अच्छा टीचर को कपड़ा पहन के जाना चाहिए और बैठ जाना चाहिए, ये ऑप्शन ये कह रहा है। आचरणम, उसका आचरण। चलिए देखिए, पहली चीज़ भयोत्पादनम,
भय उत्पन्न करने से कभी कोई जो है आप महान नहीं बनोगे। एक शिक्षक का कर्तव्य खाली भय उत्पन्न करना नहीं है। ठीक है। उसके बाद चलिए अगले ऑप्शन पर देखते हैं। परिधानम, वस्त्र। बहुत अच्छा वस्त्र आप पहने हो तो आप शिक्षकों की नज़र में बहुत अच्छे बनेंगे, ऐसा नहीं, वस्त्रों का फर्क पड़ता है हाँ। लेकिन यह नहीं है कि आप गए वहाँ पे गाली गलौज कर रहे हो बच्चों से, कुछ पढ़ा लिखा नहीं रहे हो, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहन के जा रहे हो, तो आप छात्रों के बीच में एक अपना प्रभाव उत्पन्न कर रहे हो, तो ये बिल्कुल गलत है। आचरणम, आचरण का भी नहीं। बहुत अच्छा ही रोज़ बेटा टॉफ़ी खा लो, ये कर लो, वो कर लो, अच्छा पढ़ने का मन नहीं है मत पढ़ो, इस तरीके का बहुत अच्छा आचरण भी करोगे तो ये भी आपके लिए उचित नहीं है। बल्कि क्या प्रभाव उत्पन्न है कि वैदुष्यम, आपके नॉलेज कितना, आप कितना बच्चों को दे रहे हो, ये आपका जो है प्रभाव उत्पादक है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि अनुशासनहीनताया कारणानि कानि भवन्ति। जो अनुशासनहीनता होती है बच्चों के अंदर, उसका कारण क्या होता है, उसका कारण कानि भवन्ति, क्या कारण होता है, अनुशासनहीनता का क्या कारण है आखिर। आप देखिए नंबर 1 कह रहा है कि हीनार्थिक दशा, आर्थिक दशा है उसकी हीन होना, आर्थिक दशा ठीक ना होना। दूषिता सामाजिक व्यवस्था, देखिए ये भी दूसरी सामाजिक व्यवस्था से भी बच्चे अनुशासनहीनता करते हैं। जिसके माँ बाप गले गलौज करेंगे, जाहिर सी बात है कि बच्चे भी वही चीज़ सीखेंगे, आसपास का माहौल नहीं ठीक होगा। तो ये भी ऑप्शन सही लग रहा है। दूसरी शिक्षक पद्धति बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर शिक्षक पद्धति जो है उसकी अच्छी नहीं है, क्लास में टीचर आ रहा है रे ते करके बात कर रहा है, तो भी जो है अनुशासनहीनता बच्चों में आएगी, या शिक्षक जा ही नहीं रहा है क्लास में। दूसरे शिक्षा पद्धति से कोई भी हो सकता है, शिक्षक जा नहीं रहा, पढ़ा नहीं रहा, या बच्चों को बहुत ज़्यादा भयमुक्त वातावरण रहे, इस तरीके से कोई भी कारण हो, एतानी सर्वाणी। तो जो अनुशासनहीनता का कारण है ना, ये सभी है। और शिक्षण में ज़्यादातर अगर 2 ऑप्शन सही लगे तो उपयुक्त सभी ही ठीक होता है। और कहीं आप कंफ्यूज भी हुई है शिक्षण के प्रश्नों में, तो अगर उपयुक्त सभी दिया गया है तो आप उपयुक्त सभी ही करिए। अच्छा एक चीज़ और है, हालांकि हमें बच्चों को लगता है कि जो शिक्षण के प्रश्न होते हैं वो टफ होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर सेकंड लैंग्वेज के रूप में आपने संस्कृत लिया है ना, तो आप थोड़ा सा व्याकरण वाली चीज़ों पर फोकस करिए। जो छोटे छोटे आपके शब्द विलोम ये सब जो आते हैं, क्योंकि जो देखिए पैराग्राफ से भी प्रश्न बनते हैं, उसमें से भी आप लगभग थोड़ा बहुत अर्थ निकाल लेते हो, तो आप उसको कर ले जाते हो। लेकिन पैराग्राफ से जो ग्रामेटिकल यानी जो ग्रामर के प्रश्न, व्याकरण के प्रश्न बनते हैं, वो वहीं पर जो है आपका गलत हो जाता है। तो थोड़ा सा आप उसको भी लगाते चलिए। शिक्षण तो देखिए आपने साइको सीडीपी में भी अच्छे से पढ़ा है, तो आप जो है उसमें लगा ही लोगे अच्छे से। चलिए अगला प्रश्न देखिए। शिक्षकेण प्रत्येक छात्रेण सह कथम व्यवहारतव्यम। शिक्षकों को प्रत्येक छात्रों के साथ किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए। मित्रवत व्यवहार चलना चाहिए, वैयक्तिक यानी वैयक्तिक मतलब हर छात्र जो अलग अलग छात्रों के साथ अलग अलग व्यवहार करना चाहिए। फिर अगला ऑप्शन है आपका संबंधा संबंधा न स्थानीय, कोई संबंध स्थापित नहीं करना चाहिए। समत्वेन, समान व्यवहार करना चाहिए। जो शिक्षक है उनको छात्रों के साथ किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए। मित्र के समान व्यवहार करना चाहिए। वैयक्तिकतेन यानी वैयक्तिक व्यवहार करना चाहिए, हर बच्चे से अलग अलग व्यवहार रखना चाहिए, किसी से अच्छा किसी से खराब। या फिर संबंध नहीं स्थापित करना, या समत्वेन या एक समान व्यवहार करना चाहिए। तो प्रत्येक शिक्षक को छात्रों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए आप बताइए। तो प्रत्येक शिक्षक को उसको समत्वेन, एक समान बच्चों के छात्रों के व्यवहार करना चाहिए। और ठीक है, व्यवहार की बात यदि है तो। और यदि पढ़ाई की बात हो, पढ़ाई में ध्यान देने के लिए, तो आप वैयक्तिक कह सकते हैं, क्योंकि हर बच्चा एक समान नहीं होता। किसी की बुद्धि लब्धि ज़्यादा होती है, किसी की बुद्धि लब्धि कम होती है, तो उसके हिसाब से जो है उसको मैनेज करना पड़ता है। उसके वैयक्तिक वहाँ पर आप कर सकते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि भवता मते शिक्षायाः कस्य क्षेत्रस्य समस्या सर्वतो महत्वपूर्ण। भवता मते यानी आपके मत से शिक्षा के कस क्षेत्र से, किस क्षेत्र की समस्या सर्वतो महत्वपूर्ण, किस क्षेत्र की जो समस्या है वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है।
आपके भवता मते। अब बच्चों से, छात्रों से जो पेपर दे रहे हैं अभ्यर्थी, भाभी टीचर बनने, आप लोगों से पूछा गया है प्रश्न कि आपके मत से जो शिक्षा या शिक्षा का कस क्षेत्र से, किस क्षेत्र, शिक्षा के किस क्षेत्र की समस्या सर्वथा महत्वपूर्ण है, कि जो समस्या है वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, सर्वथा सब जगह महत्वपूर्ण है। तकनीकी शिक्षा क्षेत्र से समस्या सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, या माध्यमिक शिक्षा क्षेत्र से, या उच्च शिक्षा क्षेत्र से, या प्राथमिक शिक्षा से क्षेत्र से। तो बहुत आपके हिसाब से शिक्षा का कौन सा क्षेत्र अधिक समस्या, किस किस क्षेत्र की समस्या सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? शिक्षा के किस क्षेत्र की समस्या अधिक महत्वपूर्ण है? तकनीकी शिक्षा या उच्च शिक्षा की ज़्यादा समस्या है, या माध्यमिक शिक्षा में ज़्यादा समस्या है, या प्राथमिक शिक्षा की ज़्यादा महत्वपूर्ण है समस्या? आप बताइए कि आपके हिसाब से क्या है। चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि किसकी महत्वपूर्ण है। तो प्राथमिक शिक्षा की सब समस्या सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि न्यू अगर मजबूत रहेगा तभी आगे जो है अच्छा हो पाएगा। तो उसकी शिक्षा जो है ना, उस पर ज़्यादा हमें फोकस करना चाहिए, प्राथमिक शिक्षा पर फोकस करना चाहिए। उसकी समस्याओं को ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि वही बच्चा आगे बढ़ेगा, माध्यमिक में जाएगा, उच्च माध्यमिक में जाएगा, उच्च शिक्षा में जाएगा, तकनीकी शिक्षा में जाएगा। लेकिन जो शुरुआती हैं, अगर वही शिक्षा पद्धति गड़बड़ रही तो फिर आगे का कोई मतलब नहीं। तो सबसे ज़्यादा जो समस्या महत्वपूर्ण जिसकी समस्या है वो है प्राथमिक शिक्षा की समस्या सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि शिक्षणे विषय वस्तु परीक्षणस्य मूल्यांकन सरल भवति। शिक्षण में विषय वस्तु के परीक्षण से विषय वस्तु की परीक्षण का मूल्यांकन सरल होता है। शिक्षण में विषय वस्तु परीक्षण का मूल्यांकन जो होता है वो सरल होता है। आगे कह रहा है कि इति सिद्धांता भवते कथम रोचते। इति सिद्धांत, इस प्रकार का सिद्धांत आपको किस प्रकार से अच्छा लगता है? ये सिद्धांत कैसा है, आपको कैसा लग रहा है कि शिक्षण में जो वस्तुनिष्ठ परीक्षण का मूल्यांकन है, वस्तुनिष्ठ जो परीक्षा पूछे जाते हैं, यानी जो बहुविकल्पीय प्रश्न शिक्षण में पूछे जाते हैं, वे जो है अत्यंत सरल हैं। तो क्या आपका इसमें क्या मत है? आप क्या मानते हो इसके बारे में कि अपर्याप्त है? अव्याप्तम है, सत्यम है, या असत्यम है? ये सत्य है कि बहुत जो है सरल है मूल्यांकन, वस्तुनिष्ठ विधि से जो परीक्षण किया जाता है उसका मूल्यांकन बहुत सरल है। ये बिल्कुल असत्य, सरल नहीं है। क्या ये है? चलिए अगला ऑप्शन है, क्या असत्य है कि जो है बहुत सरल है? फिर क्या अपर्याप्त है, या अपर्याप्त है, या फिर अप्राप्त है? क्या है ऑप्शन? चारों में से आप बताइए क्या सही होगा। तो आपका जो है वो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर, देखिए अपर्याप्त है, ये तो गलत है। पहले से तो कुछ आंसर तो बकवास होते हैं, उसको तुरंत काट देना चाहिए। और प्रश्न हल करने का, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का हल करने का बहुत अच्छी ट्रिक है कि जो आपको गलत लग रहा है, एकदम बकवास लग रहा है, सबसे पहले उसको ही काट दीजिए। अब आपको छांटने में आसानी होती है। अब जो है शिक्षण विषय वस्तु परीक्षण मूल्यांकन जो है सरल भवती, तो देखिए ये असत्य है पूरी तरीके से, ऐसा नहीं कह सकते। तो आप ऑप्शन नंबर 2 को भी काट दीजिए। ठीक है। अव्याप्तम, अव्याप्तम देखने से ही खराब लग रहा है, तो ये क्या है? सत्य है। क्या है? सत्य है। ठीक है, सरल है, रोचक है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है कि कक्षायाम प्रवेश काले अध्यापक स्वभावेन कीदृशा स्यात्। जब एक अध्यापक कक्षा में प्रवेश करता है, कक्षा में प्रवेश करे, तो उसका जो स्वभाव है वो किस प्रकार का होना चाहिए? प्रसन्न मना होना चाहिए, गंभीर होना चाहिए, उदासीन होना चाहिए, या क्रुद्धा या क्रोध युक्त होना चाहिए? क्या वो जो कक्षा में प्रवेश करते समय जो अध्यापक है उसका स्वभाव कैसा होना चाहिए? प्रसन्न मना, गंभीरा, उदासीना, या क्रुद्धा?
कैसा होना चाहिए? तो ये तो बहुत ईजी प्रश्न है। कैसा होना चाहिए भाई? प्रसन्न मन होना चाहिए, क्योंकि सामने वाला अगर किसी को खुश देखता है तो एक पॉजिटिव एनर्जी आती है। और पहले से ही गुस्से में देखा तो आधे तो डर बच्चों के अंदर ऐसे ही आ जाएगा। तो ये तो एकदम बहुत ईजी सा प्रश्न था शिक्षण का। चलिए प्रश्न संख्या 8 देखते हैं कि प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है कि शिक्षायाः सर्वोत्कृष्टम उद्देश्यम किम? शिक्षा का सर्वोत्कृष्ट उद्देश्य, सबसे ऊंचा उद्देश्य क्या है? सुनागरिक निर्माणम, शिक्षा का सबसे अच्छा उद्देश्य, सबसे सर्वोत्तम उद्देश्य क्या है? कि बच्चे शिक्षित हों, इसका मेन उद्देश्य क्या है? किसी चीज़ का उद्देश्य होता है ना। हम स्वेटर लेने गए तो उद्देश्य है ना कि ठंड बढ़ गई है तो ठंडी में हमें पहनना है। किसी भी चीज़ कार्य का कोई उद्देश्य होता है। वैसे जो शिक्षा है, जो शिक्षा दी जाती है, शिक्षा माँ बाप शिक्षा बच्चों को देते हैं या स्कूल में शिक्षा दी जाती है, वो शिक्षा पढ़ना क्यों जरूरी है? उसका उद्देश्य क्या है शिक्षा का? क्या सुनागरिक निर्माण करना, व्यवसाय निष्ठावर्धन करना, उपाधि लाभ करना, या धन उपार्जन करना? तो उसका सबसे उत्कृष्ट, सबसे अच्छा उद्देश्य, सबसे ऊंचा उद्देश्य उसका क्या है? ऑप्शन नंबर 8, तो सुनागरिक का निर्माण करना। देश में अपने सुनागरिक का, पढ़ा लिखा नागरिक। सुनागरिक क्या होगा? जो पढ़ा लिखा होगा, जिसको नॉलेज होगी, वही सुनागरिक होगा। तो शिक्षा का सबसे उत्कृष्ट उद्देश्य है कि सुनागरिक का निर्माण करना। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। चलिए अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि कहीं भी संस्कृत से संबंधित कोई प्रश्न नहीं है। तो शिक्षण, इसीलिए हम थोड़ा सा अभी जो एक दो वीडियो प्रैक्टिस सेट वाले उपलब्ध कराए हैं उसमें हमने जो ग्रामर के प्रश्न हैं ज़्यादातर वही रखे हैं, और ये वाले पैराग्राफ छोटे छोटे रख दिए थे। और ये जो है हमने शिक्षण के प्रश्न नहीं रखे थे, इसलिए कि देखिए शिक्षण आप CTP में भी पढ़ लेते हो और उस वो पर्याप्त रहता है, उससे आप लगा ले जाओगे। लेकिन जो ग्रामर के होते हैं वो लैंग्वेज में देखिए ज़्यादा प्रश्न, 5-6 प्रश्न आपका ये शिक्षण से रहेगा, बाकी तो पैराग्राफ से ही प्रश्न रहते हैं ज़्यादा नंबर के। तो आप उस पर ज़्यादा फोकस करिए हमारे हिसाब से। बाकी देखिए आप लोग भी प्रैक्टिस लगा रहे हैं कहीं ना कहीं किसी संस्था से, कहीं या स्व स्टडी कर रहे होंगे, तो आपको भी उतना नॉलेज होगा। बाकी आपको जैसा लगता है, आप जैसा अच्छा कर पाएँ, क्योंकि हर व्यक्ति के अपना करने का तरीका अलग होता है। छात्राणां समस्या निवारणे शिक्षकस्य कथमो गुणो आवश्यकाः? छात्राणाम समस्या निवारण, छात्रों की समस्या के निवारण करने में शिक्षक से, शिक्षक का कथम, कौन सा गुण आवश्यक है? अगर छात्र की जो छात्र होते हैं उनकी समस्या को निवारित करने के लिए, उसकी समस्या का समाधान करने के लिए जो शिक्षक है उनमें कौन सा गुण आवश्यक है, कि उसके अंदर कौन सा गुण होना चाहिए उसकी छात्र की समस्या का? कि उसको ज्ञान होना चाहिए, कौशल या रुचि? अगला प्रश्न, अगला ऑप्शन है क्रोध। तो सबसे पहले भैया आप यहीं पे काट दीजिए कि क्रोध किसी भी समस्या का निवारण करने का आवश्यक गुण नहीं है, ये दोष में आता है क्रोध। तो सबसे पहले काट दीजिए। कुछ ऑप्शन तो ऐसे होते हैं जो एकदम ही गलत होते हैं, तो क्रोध आप सबसे पहले काट दीजिए, ठीक है। उसके बाद है आपका, उसके बाद है आपका क्या, ज्ञान। अब किसी समस्या का निर्माण, अब बच्चे लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं उसमें बहुत आपको ज्ञान है, लेकिन आपको उसको किस प्रकार से डील करना ये है ही नहीं, तो ये भी गलत है। रुचि, रुचि देखिए आवश्यक नहीं है। सबसे आवश्यक रुचि क्या है? रुचि है मतलब आप वो रुचि ले रहे हो तो नहीं, रुचि नहीं है तो आप छोड़ दोगे, इस तरह नहीं। बल्कि कौशलम, आपके पास कैसा कुशलता है, कितने कुशल हो आप, ये जो है आपके लिए आवश्यक है किसी शिक्षक के लिए, उसकी समस्या के निवारण करने के लिए। किस प्रकार से आप कुशल हो, किस प्रकार से बच्चों को डील करना, किस प्रकार से उन्हें समझाना है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है कि प्रायोगिक परीक्षायाः परीक्ष्यन्ते, जो प्रायोगिक परीक्षा होती हैं, जो प्रतियोगी परीक्षा होती है, जो प्रतियोगिता होती है, कंपटीशन वाले जो पेपर होते हैं, वो परीक्षन्ते, वो परीक्षित किए जाते हैं, उनकी परीक्षा होती है। किस लिए होती है? किमपिना, वो क्या परीक्षण करते हैं, क्या परीक्षण करते हैं? प्रायोगिक परीक्षाएं। किमपिना, कुछ नहीं, ये तो पहले ही काट दो, क्योंकि भाई किसी भी परीक्षा प्रायोगिक परीक्षा है तो कोई भी तो प्रयोग कर रहा होगा, कोई भी प्रायोगिक कुछ किसी चीज़, किसी उद्देश्य को लेकर प्रायोगिक परीक्षाएं होती है। तो किमपिना तो ऑप्शन एकदम ही गलत है। दक्षता, दक्षता की परीक्षा करते हैं प्रायोगिक परीक्षा।
मौखिक अभिव्यक्ति की परीक्षा करते हैं या कौशलानी की परीक्षा करते हैं। तो जो प्रायोगिक परीक्षाएं होती हैं, जो प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि किसी बच्चे के बुद्धि लब्धि निकालनी तो प्रयोगिक परीक्षाएं होती हैं कि कितने % इसकी बुद्धि है। तो ये सब परीक्षाएं क्या क्यों परीक्षित होती हैं, क्या किस लिए परीक्षित होती हैं, किस लिए परीक्षण किया जाता है इनका। तो आपका किस लिए किया जाता है? कौशलानी, कौशल के लिए कि आप में कितना कौशल है। जैसे कि बुद्धि लब्धि है, बुद्धि लब्धि की परीक्षा हो रही, बुद्धि की परीक्षा हो रही, तो उसमें देखता है कि इस व्यक्ति का कौशल कितना है, इस व्यक्ति की बुद्धि कितनी है। तो कौशलानी कौशल के लिए परीक्षित किया जाता है, परीक्षा का परीक्षण होता है। चलिए प्रश्न संख्या 11, प्रश्न संख्या 11 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है कि समासे अध्यापकस्य स्थिति समासे कीदृशा आप, ये गलत है, यहाँ पे आप समाजे कर लीजिएगा क्योंकि समाज से नहीं। अब क्योंकि संस्कृत का था तो मुझे लगा हो सकता है कुछ समाज से संबंधित प्रश्न पूछा गया हो, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे लिखा गया समाजे। पूरा जब ऑप्शन भी पढ़ोगे तो आपको भी पता चलेगा। तो समाजे शिक्षक से स्थिति कीदृशी से, समाज में शिक्षक की स्थिति जो है किस प्रकार से है। प्रशासवत, एक प्रशासक की तरह है, कि आदर्श पुरुषवत की तरह है, कि नेतृत्वत है, नेता की तरह है, या सामान्य जनत्वत या सामान्य जन की तरह है। तो जो समाज में अध्यापक की स्थिति कैसी है, ये भी जो है देखिए IQ पर आपके डिपेंड करता है। ये सब हम कह रहे हैं शिक्षण के प्रश्न जो होते हैं वो आपने थोड़ा बहुत देखा है तो कोई नहीं। तो समाज में जो एक शिक्षक है वो आदर्श पुरुष के समान उसकी गिनती होती है। आज भी देखिए गुरुजी जा रहे हैं तो प्रणाम करना, गुरुजी कहना, ठीक है ना। तो जो समाज में आदर्श पुरुष की तरह शिक्षक की स्थिति है। चलिए वैसे अब नहीं है लेकिन चूँकि हमें, चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है कि शिक्षा अनिवार्य भवति, शिक्षा अनिवार्य है संस्कृत उत्थानाय, संस्कृत के उत्थान के लिए, राष्ट्र प्रगत्याय, राष्ट्र की प्रगति के लिए। अगला है ऑप्शन सर्वांगीण विकासाय, सभी विकास के लिए, और एतेभ्य सर्वेभ्य। तो देखिए एतेभ्य सर्वेभ्य सही होगा क्योंकि शिक्षा संस्कृत के उत्थान के लिए भी जरूरी है, राष्ट्र की प्रगति के लिए भी जरूरी है, सर्वांगीण विकास के लिए भी जरूरी है, एतेभ्य सर्वेभ्य। तो इन सभी के लिए जो है शिक्षा उपयोगी है, इन सभी के लिए शिक्षा जरूरी है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं और अंतिम प्रश्न है, अंतिम नहीं है, लास्ट सेकंड है। चलिए 13वां प्रश्न देखते हैं। शिक्षा का प्रकारिका क्रिया, शिक्षा का प्रकारिका क्रिया, गत्यात्मिक का, स्थिरभूता, यादृच्छिक, एतासुना का। किस प्रकार का है शिक्षा, किस प्रकार की क्रिया है? क्या गत्यात्मिक क्रिया है, क्या निरंतर, गत्यात्मिक मतलब निरंतर चलने वाली, स्थिर भूता क्या स्थिर रहने वाली क्रिया है। तो स्थिर तो शिक्षा होती नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे में जाती है ना। हमने पढ़ा फिर हमारे बच्चों ने मतलब वही चीज़ पढ़े, तो स्थिर तो रहने वाली गत्यात्मिक क्रिया है जो शिक्षा है। यादृच्छिक भी नहीं है। अब एतासु नाकापी, ये तो ऑप्शन ही गलत है। ये तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा क्योंकि गत्यात्मिक है, लगातार चलती रहती है, लगातार उसमें शोध होते इत्यादि होते रहते हैं, अपडेट होता रहता है। इस प्रकार से शिक्षा जो है गत्यात्मिक मतलब निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है शिक्षा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 14 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है अध्यापकस्य वास्तविकम कार्यम किम स्यात्, अध्यापकस्य वास्तविकम कार्यम किम स्यात्। एक अध्यापक का जो है वास्तविक कार्य क्या है? कोई यदि अध्यापक है तो उसका वास्तविक कार्य क्या है? छात्रगत प्रतिभागायाः यथासाध्यं विकासं सम्पादनं, छात्राणाम् अनुशासनहीनतायाः समाप्तिकारणं, शिक्षकम् आकरणीयं, परीक्षासु छात्राणाम् उत्तरणं तारणं। परीक्षाओं में छात्रों को उतारना क्या है? ये एक शिक्षक का वास्तविक कर्तव्य है।
या फिर छात्राणाम अनुशासनहीनता समाप्त करना, या छात्रों में अनुशासनहीनता को समाप्त करना, यह शिक्षा का कारण है। वास्तविक या शिक्षा का आकलन करना, ये उनका प्रमुख कार्य है। या छात्र प्रतिभागा यथासाध्यम विकासम संपादनम, तो छात्र का प्रतिभाग कराना और यथासाध्य उनके विकास को संपादित करना। जो बच्चा जिस लायक है, जिस क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है, उसको उसके विकास को संपादित कराना, उसके विकास की ओर उसको ढालना, उसको बताना, उसको समझाना, ये एक शिक्षक का प्रमुख कार्य है। और अनुशासनहीनता समाप्त करना ये कोई जो है मुख्य कार्य नहीं है उसका, और न ही किसी परीक्षा में उतारना यही शिक्षक का, बल्कि उसका क्या मुख्य कार्य है कि हर छात्र अलग अलग नेचर का होता है, हर छात्र की बुद्धि लब्धि अलग अलग होती है। कोई छात्र आपका जो है खेल में अच्छा है, कोई छात्र आपका गाने में अच्छा है, कोई छात्र पढ़ाई में अच्छा है। तो उसकी जो रुचि है उसको जानना कि वो किस एरिया में अपना बेस्ट दे सकता है, उसको जान करके और उसको उस क्षेत्र में अग्रसर करना, यही एक शिक्षक का मुख्य कर्तव्य है। ना कि उसको ज़बरदस्ती किसी परीक्षा में उतारना या उसको अनुशासनहीनता से करने से रोकना, ये सब कोई नहीं। हाँ, ये सब भी ज़रूरी है, लेकिन एक वास्तविक या मुख्य कारण नहीं है। चलिए मित्रों, यहीं पर अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। यदि जो है मेरे द्वारा बताया गया मैटर आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें, शेयर अवश्य करें, और बने रहिए हमसे। फिर उपस्थित होंगे एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ, और इस बार हम फिर से ग्रामर के प्रश्नों को लेकर आएंगे। नमो नमः, नमः संस्कृताय।